स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे DIY EDM का ब्रेक थ्रू जो हो रहा है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अभी रिसेंटली सबसे बड़ा चेंज जो हमारी दुनिया में हुआ 3D प्रिंटिंग का हो गया है। अब रहा बात की 3D प्रिंटिंग इरा स्टार्ट हो गया है, बहुत लोगों के पास 3D प्रिंटर आ गया है, वो एक नॉर्मल चीज़ हो गया है, सर्विस बन गई है जो आपको कंपनी ऑफर कर सकती है। तो गाड़ी काफ़ी खुल गया और वो दो चीज़ में बहुत चमकता है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग में बल्ले बल्ले, बिस्पोक कंपोनेंट में, यानी कि ये चीज़ इतना रेयर है, इसका मास प्रोडक्शन नहीं करना है या इसका मतलब हैवी यूज, ये मतलब बहुत ही यूनिक रिक्वायरमेंट है। जैसे आप बहुत सारा चीज़ देखेंगे मैन्युफैक्चर्ड, उसमें बहुत सारा चीज़ में मेटल होता है, लेकिन प्लास्टिक स्पेसर होगा, प्लास्टिक ब्रैकेट होगा, वो सब बिस्पोक कंपोनेंट के लिए बहुत अच्छा सूट करता है। लेकिन हकीकत में आते हैं, वो अभी भी सीरियस टूल नहीं है सीरियस काम के लिए। यानी कि अगर आपको कुछ सीरियस काम करना है तो वो उतना अच्छा से नहीं करेगा। बहुत लोग बहुत इंजीनियरिंग करके प्लास्टिक से बहुत काम करा लेते हैं, लेकिन उसका एक लिमिट है। और सबसे अजीब बात यह है कि प्लास्टिक में जितना पावर है, 3D प्रिंटर उसका पूरा पावर नहीं निकाल पाता। यानी कि आप बोलें कि ये पार्ट ABS से अगर बनाया होता तो हमारा काम हो जाता, तो क्या इसका मतलब है ABS आप प्रिंट करके वो काम कर सकते हैं? अगर बहुत लो लोड है हाँ, लेकिन हाई लोड है तो नहीं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक खुद ही वीक लिंक बन जाता है। क्योंकि आपको प्लास्टिक का बेस्ट स्टेबिलिटी चाहिए कि भैया बेस्ट प्लास्टिक दो। वो 3D प्रिंटर से नहीं निकलता। वो क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो आइसोट्रॉपिक नहीं होता है। जब आप इंजेक्शन मोल्ड करते हैं तो प्लास्टिक एज ए ऑलमोस्ट वन क्रिस्टल जैसा उसका ये फॉर्मिंग होता है। उस पर पूरा मेहनत किया जाता है कि उसको एकदम वॉइड ना हो, गैप नहीं हो, वो सारा एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो। तो वो आइसोट्रॉपिक बिहेवियर देता है, यानी हर पार्ट एक दूसरे पार्ट जैसा मैच करता है। लेकिन 3D प्रिंटर लेयर्ड ये आइसोट्रॉपिक होता है, यानी कि लेयर में अगर आप ऐसे ऐसे कुछ बनाए उसको खींचेंगे बम बम स्ट्रांग है, लेकिन आपने ऑब्जेक्ट ऐसा बनाया उसको ऐसे खींचेंगे तुरंत लेयर लाइन से उखड़ जाएगा। तो ये एक बहुत सीरियस कमी है। मतलब आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे कंपोनेंट बनाए हैं जो मतलब फिजिकल यूज़ में हो रहा है, तो हमको डिज़ाइन करना मतलब मेरा 3D प्रिंटर का लेयर लाइन कैसे होगा उसके हिसाब से करना होता है। अगर फोर्स गलत डायरेक्शन से पड़ा सामान तुरंत उखड़ जाएगा। जैसे कि लकड़ी में ग्रीन डायरेक्शन देखना होता है, 3D प्रिंटर में भी वैसे ही देखना होता है। तो ये एक समझ लीजिए एक सीरियस समस्या बना देता है कि प्लास्टिक में भी ABS अगर आपको दे दिया जाए, ABS का इंजेक्शन मोल्डिंग वो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर उसको आप ABS 3D प्रिंटिंग से कंपेयर करेंगे नहीं होगा। तो वो एक सीरियस समस्या। और जहाँ हम लोग को थोड़ा सा भी हाई टेम्परेचर, थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ चाहिए तो प्लास्टिक ही फेल हो जाता है। यानी कि हर चीज़ प्लास्टिक से क्यों नहीं बनाते? क्योंकि नहीं संभाल सकता, उतना लोड नहीं ले सकता, उतना किलोग्राम टन नहीं हैंडल कर सकता और उतना टेम्परेचर भी नहीं हैंडल कर सकता। ऑब्वियसली आप गैस स्टोव नहीं बनाने वाले हैं 3D प्रिंटर से। तो 3D प्रिंटर पहले तो दिक्कत वही है, प्लास्टिक का भी फुल परफॉर्मेंस नहीं आपको मिल रहा है, और जहाँ आपको थोड़ा सा सीरियस बात है वहाँ पे उसका स्ट्रेंथ और टेम्परेचर ये सब बोलता है सर ना हो गए। तो प्रॉब्लम है 3D प्रिंटिंग हम लोग को यहाँ तक ले आया, लेकिन इससे आगे कैसे जाए? तो यहाँ पे आता है EDM। तो EDM जो है, जैसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, यहाँ पे समझिए स्पार्क करता है, ठीक है, चर्र स्पार्क करता है और ये इरोड करता है। मतलब कि मेटल को ये कन्वर्ट कर दे रहा है। मेटल है आपका, यहाँ पे एक वायर गया जिसमें आपने बिजली का पल्स डाला, मतलब कंटिन्यू टट 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 ऐसे का पल्स है, और पल्स बिजली गिरा रहा है, और वो बिजली जहाँ पे गिर रहा है वहाँ पे वहाँ बच जा रहा है, ये इरोड हो जा रहा है, धक धक धक। मतलब जो शॉर्ट सर्किट करते हैं, आप कभी भी कोई दो मेटल ऐसे का छुआते होंगे, देखते हैं स्पार्क निकलता है, वही चीज़ आप कर रहे हैं, बस आप कंटिन्यूअसली वो करते जा रहे हैं। तो ये इरोड कर देते हैं, मतलब दो है, और जो काम कर रहा है, जो मतलब फिजिकली छू रहा है सामान को, वो इलेक्ट्रिकल आर्क है, समान नहीं है। मतलब आपका जो कटिंग वायर है और आपका जो टूल है, दोनों के बीच में फिजिकल नहीं है, ये नहीं है, क्या बोलते हैं आपका, जैसे CNC मतलब ट्रर ऐसे नहीं हो रहा है, वो बस वायर जा रहा है, और वायर छू भी नहीं रहा है। वायर छूने से पहले इलेक्ट्रिसिटी जंप करने लग रही है, जो आर्क आपको दिखने लगता है, और ये काम कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसमें फोर्स नहीं अप्लाई होता, यानी कि आपने सामान को क्लैंप कर दिया, ठीक है। CNC में देखते हैं बहुत भरपुष्ट क्लैंप करना पड़ता है, नहीं तो सामान जैसे CNC में छुएगा ठुई सामान फेंका जाएगा। इसमें वैसा नहीं होता है। तो और बाय द वे इसमें आपको मेन प्रेशर है कि जो वाटर जेट चलाया जा रहा है, ताकि वो कचरा वहाँ पे जमा ना हो और ठंडा रहे पार्ट, वो ज़्यादा प्रेशर डालता है, ना कि वायर। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये ऑलमोस्ट क्लासिफाई होता है नॉन कॉन्टैक्ट प्रेशर पे, यानी कि लोड आप नहीं डाल रहे। CNC मिलिंग में या अगर आप CNC राउटर लिखते तो वो लकड़ी वाला, उस पर स्टील क्यों नहीं डालते थे? बात वही है, जैसे आप स्टील डालेंगे एंड में टूट जाएगा, क्योंकि वो फिजिकली कांटेक्ट कर रहा है, फिजिकली लोड लगा रहा है। तो आप जो CNC राउटर होता है वर्सेस आपका CNC मिल होता है, मिल उतना बड़ा और भारी क्यों बनाया जाता है? ताकि वो लोड बर्दाश्त कर सके। एक्शन इक्वल्स रिएक्शन। आप बोलोगे हम कट लेंगे सर, इस पर बम बम कट लेंगे, ठीक है सर, एक्शन इक्वल्स रिएक्शन। आप उस पर 100 किलो का फोर्स लगेगा, आप पे 100 किलो का फोर्स लगेगा,
काट तो दीजिएगा लेकिन आपका पूरा स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए। तो ये एक समस्या बनाता है। और ये ईडीएम बोलता है उससे हमको कोई लेना नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ता आप 1 फुट गहरा या 4 फुट गहरा स्टील को काट रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, क्योंकि कांटेक्ट है ही नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, कांटेक्ट नहीं होता, ऑलमोस्ट लेज़र जैसा है। और लेज़र से भी बेटर है क्योंकि लेज़र डीप नहीं जा सकता। लेज़र अगर शीट मेटल पे काम कर रहे हैं, लेज़र बल्ले बल्ले फास्ट है, क्विक है, काम हो जाता है। लेकिन आपको बोल दिया सर ये 5 इंच मोटा लेज़र को काटो, लेज़र काट देगा, प्रिसाइज नहीं रह पाएगा। ईडीएम इस लाइक सर फुट में भी आप काटने बोलोगे हम काट देंगे, जब तक आपका मशीन फिट कर सकता है उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। और वो एक तार है, वो तार जितना पतला आप बनाना चाहे बना सकते हैं, जब तक आप फिजिकली यूज़ कर सकते हैं, और वो आराम से आपका काम कर देगा। लेज़र जैसा सफाई और मोटे मोटे मटीरियल में दे पाता है। और ये प्रिसीजन के मामले में कितना साफ पार्ट आप बना सकते हैं, कितना एक्यूरेट पार्ट बना सकते हैं, वन ऑफ दी मोस्ट प्रिसाइज है। यानी कि इस तरह के आप लोग बहुत सारे टूल देखते होंगे कि सामान है उसके अंदर रखे, वो गायब हो गया, ओ बाय द वे ये समझना बहुत जरूरी है। देख के कई बार लगता है ना कि अंदर से काट के निकाला गया, वैसा होता नहीं है। एक पीस लिया जाता है, उससे काटा जाता है, फिर दूसरा एक नेगेटिव पीस बनाया जाता है, उसमें भी काटा जाता है, फिर दोनों में फिनिशिंग पास देते हैं ताकि तब फिट चेक करते हो। ऐसा लग जरूर सकता है, वो बनाया ही वैसा जाता है, उसके बाद में पॉलिश भी करते हैं ताकि फीलिंग देखिए सही में एक पीस से निकाला गया, एक पीस से नहीं होता है। एक पीस है उसमें काट के पहले से कर लिए, फिर एकदम प्रिसाइसली करके ये किया। ये जो तार जा रहा है इसमें भी आप ये कर सकते हैं, जैसे सीएनसी मिलिंग होता है ना कि आप एक तो रफिंग पास लो, फिर एक होता है फिनिशिंग कट, वो इसमें भी होता है। तो ये सबसे प्रिसाइज तरीका है मेटल पे काम करने का। अभी मतलब आप किसी भी हम जैसे हम लोग इंजन में काम कर रहे हैं तो हम लोग को एक तो बेरिंग के लिए रॉड चाहिए, रॉड रखने के लिए वो एक प्रिसाइज ग्रूव चाहिए। वो ग्रूव एंड मिल से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है। ईडीएम बोलेगा 18 भाई संभाल लेगा, जिसे हम लोग कहते हैं हाई आस्पेक्ट रेशियो। हाई आस्पेक्ट रेशियो मतलब बोला ना, इतना लंबा चीज़ अगर आपको ड्रिल में भागने लगता है, सर क्या कर रहे हो, तो वही है। तो मोस्ट ये समझ लीजिए प्रिसाइज टेक्नोलॉजी है। और इसमें डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इस्तेमाल होता है। आजकल पानी यूज़ होता है, कई कुछ केसेस में आपका ऑयल भी इस्तेमाल हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड रहता है और इसका 2 काम रहता है। पहले तो ठंडा करो, क्योंकि आप बिजली गिरा रहे हो, ठीक है, धड़ाधड़ बिजली गिरा रहे हो। बहुत ज़्यादा अगर उसमें टेम्परेचर डालेंगे, टेम्परेचर ही वार्प कर देगा, तो ठीक है, तो पहला तो वो है टेम्परेचर ठंडा रखो। दूसरा फ्लशिंग, जो चिथड़ी उड़ रहा है वो निकलते जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो चिथड़ी उड़ा दे रहे हैं आप मटीरियल का, ऑलमोस्ट वेपराइज कर देते हैं, क्योंकि बिजली गिर रहा है किसी चीज़ पे, तो आप समझ लीजिए क्या करेगा, उड़ा देगा। तो वो जो पूरा कचरा बन रहा है, स्वॉर्फ है, जो पूरा आपका गंक है, वो उसको निकालने के लिए कुछ चाहिए ना, तो पानी का काम वही रहता है। इसीलिए एक बहुत हाई प्रेशर वाटर जेट रहता है जो उसको फ्लश करता रहता है, ठंडा भी रखता है और कचरा भी निकालता है। वो ज़्यादा फोर्स लगाता है आपके मटेरियल पे, ना कि आपका कि भैया आप उस पर कटिंग कर रहे हो। कटिंग से कोई दिक्कत नहीं, वो जो वाटर जेट है वो फोर्स डालता है। और हाँ, इसमें क्या चीज़ पे आप काम कर सकते हैं, सीधा बात है, कंडक्टिव है, काम खत्म, दी एंड। इसको फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे कोई सिरामिक में काम कर रहे हो, सिरामिक में आप मान लीजिए किसी कारण से कुछ ऐसा डालें जो वो कंडक्टिव सिरामिक है, इलेक्ट्रिकली, थर्मल का बात नहीं करें, इलेक्ट्रिकली ये काट देगा, इसको कोई लेना देना नहीं है। आप बोलो सर ये हार्डन्ड स्टील है, आर्मर प्लेट बनाया जाता है, मतलब इस पर ड्रिल बिट डालिए, ड्रिल बिट ये हो जाएगा, जल जाएगा, होता है, आप देखते हो पूरा नीला होकर ओवरहीट करने लगता है, टूट जाएगा, हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे मटीरियल है जिसको अगर आपको काटना पड़ गया कॉन्टैक्ट वाले मेथड से, जान निकल जाएगा। ये बोलेगा हम बिजली जाता है इधर से उधर, हाँ काम खत्म, काम खत्म, दी एंड, दी एंड। आप यूरेनियम सिरामिक लीजिए, बोलेगा अरे हटो यार, क्या सिर खा रहे हो, हटो। तो इस पे एकदम कोई लेना देना है। कार्बन फाइबर को ये काट सकता है, जब तक कंडक्टिव है तब तक ये संभाल ले, फर्क नहीं पड़ता सिरामिक है, टंगस्टन कार्बाइड है। सोच लिए टंगस्टन कार्बाइड से आप मेटल पे काम करते हैं, टंगस्टन कार्बाइड पे कैसे काम कीजिएगा? ईडीएम बोलेगा थारा भाई संभाल लेगा। जब तक आप कंडक्टिव है, इसको कोई और चीज़ से लेना देना नहीं है, मतलब कि हार्डनेस कितना है, उसकी इलास्टिसिटी कितना है, उसको कोई लेना देना नहीं है। यही ईडीएम का यही बात है कि बहुत भरपुष्ट टेक्नोलॉजी और बहुत सारा बैकबोन इंडस्ट्रियल चीज़, जैसे आईसीबीएम है, आईसीबीएम में जो बहुत सारे नौटंकी चीज़ें लगता है वो कहाँ से लगता है? ईडीएम से बनाया जाता है। तो बात करते हैं क्या ये अब बनाया जा सकता है? डीआईवाई का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ, घर में बना लो। तो ये अब पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर पे आपका लोड नहीं पड़ रहा। सबसे बड़ा बात सीएनसी में सबसे बड़ा जान वही जाता है कि राउटर बनाने का बना लीजिए, लकड़ी पे काम करने का, जैसे एल्युमिनियम चुएगा आपका राउटर हिलने लग जाएगा, क्योंकि सर उसकी बेरिंग उसके हिसाब से नहीं बनाएगी, उसका पूरा बॉल जॉइंट उसके हिसाब से, क्योंकि आप लड़ाई कर रहे हैं, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप वो नहीं कर रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लेज़र अगर शीट मेटल पर काम कर रहा है तो एक्शन नहीं कर रहा है ना, मतलब एक्शन इक्वल टू रिएक्शन नहीं हो रहा है उसमें, वो सीधा कन्वर्ट कर दे रहा है। हम आप पे एनर्जी डाल रहे हैं, एनर्जी बैक कपल नहीं करता है। तो ये उसका सबसे बड़ा फायदा है। यानी कि जो आपका 3D प्रिंटर वाला प्लास्टिक है, जिससे आप मतलब एंडर 3 वजह से है, वैसा ही आप बना सकते हो और इससे वो ईडीएम कर पाएगा।
आपको वाटर टाइट ये चाहिए होगा, एरिया चाहिए होगा, एक टब समझ लीजिए, एक वाटर टाइट टब या तो बनाइए या तो खरीद लीजिए, वो आप पे है। एंड एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वाटर टाइट टंकी बना सकते हैं, वो है। और आपको उस पानी पे थोड़ा ध्यान देना होता है, उसको कहते हैं उसका ऑप्टिमम कंडक्टिविटी मैनेज करना होता है। जनरली जब लोग DIY लेवल पे काम करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स पे काम करते हैं, तो उतना फचांग नहीं करते, वो सीधे सबसे प्योर डिस्टिल वाटर डाल देते हैं, काम खत्म। वो स्टार्ट होता है तो थोड़ा इनइफेक्टिव रहता है, धीरे धीरे कचरा भरते भरते वो कंडक्टिव होने लगता है। मतलब स्वीट स्पॉट चाहिए उसके लिए, एकदम प्योर डिस्टिल नहीं होना चाहिए, एकदम प्योर सॉल्टी नहीं होना चाहिए, एकदम स्वीट स्पॉट है। तो छोटे छोटे पार्ट के लिए उतना लोड नहीं लेता, आप डिस्टिल वाटर डालिए, फ्रेश कर लीजिए, हो गया। जब तक वो मतलब फिर, लेकिन आप फिर पानी बदलना पड़ेगा। उसका फिल्ट्रेशन भी आता है, फिल्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर वो एक्स्ट्रा फचांग ऐड हो जाता है कि आप पानी को फिल्टर करते रहो। लेकिन वो कर सकते हैं, मतलब कि जितने भी इंडस्ट्रियल वाले सिस्टम है उसमें आपको वही मिलेगा कि आधा मशीन ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पानी को संभालना बड़ा चीज़ हो जाएगा। और इसके लिए CNC का जो प्रोग्रामिंग बनेगा, यानी कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, जो आपका फर्मवेयर जाता है मशीन में, वो थोड़ा सा ट्विकिंग मांगता है, क्योंकि EDM में ये होता है कि बैक ड्राइव करना होता है। जैसे आपका 3D प्रिंटर में एक्सट्रूडर, जब एक्सट्रूडर कमांड खत्म होता है तो रिट्रैक्ट करता है, सेम EDM में वही होता है। बस EDM में अंतर यह कि वायर आप रिट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, आप मशीन को रिट्रैक्ट करना पड़ सकता है, या मशीन को थोड़ा पीछे ठेलना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए एक कट करने जा रहा था, ऐसे कट करने जा रहा था, अगर वो शॉर्ट कर दिया, ये पावर सप्लाई को पता चल जाएगा सर शॉर्ट हो रहा है, तो वो बताएगा कमांड CNC को कि देखो भैया वायर छू गया है सामान को, पीछे लाओ इसको। और ये किसी भी एक्सेस में, इधर से आ रहा है, छू गया है, पीछे लाओ, थोड़ा सा गैप रखें, स्पार्क गैप ज़रूरी है। और जो अच्छे कंट्रोलर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल हैं, प्रो ग्रेड हैं, उसमें एक क्लोज लूप सर्किट चल रहा है कि CNC मशीन का जो स्टेपर मोटर है उस पर जा रहा है बात कि भैया तुम पहुँचाओ, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, वापस लाओ वापस लाओ वापस लाओ, ये मैनेज करना होता है। और इससे फ़ायदा होता है कि आप अलग अलग मटेरियल पे काम कर सकते हो, क्योंकि एल्युमिनियम गैप अलग देगा, स्टील अलग गैप देगा, ये सब आपको थोड़ा ध्यान देना होता है। तो फीडबैक लूप के लिए वो थोड़ा सा, मतलब प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं कि कंट्रोल C कंट्रोल V कर दीजिए, 3D प्रिंटर वाला मोशन सेम रहेगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ट्विक करना पड़ता। मतलब ऐसा आपको कोई नहीं बोल सकता कि भैया जो आपका क्लिपर का फर्मवेयर है वो कंट्रोल C करो, कंट्रोल V कर दो, कर तार टूटने लगेगा, क्योंकि वो 3D प्रिंटर जैसा एक्सपेक्ट करेगा। तो ये, और जो इसका कंज्यूमेबल है, खपत जो होगा, वो ज़्यादा महंगा नहीं है। मतलब आपको स्पूल ऑफ वायर चाहिए, 500-600 रुपये में इंडिया में मिलता है, कोई बड़ा मतलब ऐसा चीज़ नहीं है कि मतलब एक एक ड्रिल बिल्ट उतने का आता है। एंड मिल का दाम देखिएगा तो दर्द हो जाएगा, और ढंग का एंड मिल जिस पे आप भरोसा कर सकें, जिस पे आप प्रिसीजन दे सकें, जान निकाल देगा। तो इसमें जो खपत होता है वो कंज्यूमेबल है, उसके बारे में कोई टेंशन नहीं ले। और बाय द वे, खपत ऐसा नहीं होता कि आपने पूरा एक स्पूल लिया था, वो पूरा ज़ीरो हो गया, वो स्पूल दूसरा आ ही जाता है, और उसको लोग रिसाइकलिंग के लिए वापस बेच देते हैं, क्योंकि इरोड कर रहा है, डिलीट नहीं हो जा रहा है। मतलब तार तो तभी तार रहेगा ना, उसको बनाया ऐसा जाता है कि मतलब मशीन का फ्लो इतना रहता है कि तार का जैसे मान लीजिए 10 या 20% इरोड होता रहे, ऐसा नहीं बना जाता तार 100% इरोड हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वही है, टूल कंज्यूमेबल माना जाता है इस सिस्टम में। और PSU जो है वो थोड़ा फंसाएंगे, यही अभी तक रोक के रखा हुआ था, क्योंकि जो मशीन है ये हम लोग इससे 10 गुना कॉम्प्लेक्स 3D प्रिंटर बना हुआ है। कभी हाई स्पीड 3D प्रिंटर वाला देखिए क्या स्पीड पे वो लोग काम करते हैं, जो चीज़ मेरे प्रिंटर को 1 घंटा लगे वो लोग 15 मिनट में कर देते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट 3D प्रिंटर आता है आजकल। तो मशीन में, मैकेनिज्म में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ये इसमें पावर सप्लाई में। ये पावर सप्लाई अभी तक, मतलब इस वीडियो से पहले जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मतलब उतना सस्ता नहीं था कि मतलब 2020 से पहले अगर आप सोच भी रहे होते, इक्का दुक्का लोग ट्राई कर रहे थे। वो अब दिख रहा है मार्केट में लोग कि भैया ये पावर सप्लाई चाहिए। तो पावर सप्लाई में क्या है, जो स्पार्क बना रहा है उसको चाहिए लो वोल्टेज। यहाँ पे आप बात नहीं कर रहे हंड्रेड्स ऑफ वोल्ट, जनरली स्टेप डाउन ही चाहिए, लो वोल्टेज का बात कर रहा है। दूसरा, हाई करंट, यानी जोर का झटका बहुत जोर से दे, तो करंट बहुत चाहिए। और ये सारा स्विच करना होता है, क्योंकि बोले सीधा पिघला नहीं रहे हो, हॉट वायर नहीं है, टक 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 करना है, तो फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में होता है, 1 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज, और ये डिपेंड करता है, ये सारे 3 वेक्टर आपको मिलता है, ये मटेरियल के हिसाब से आप वेक्टर कंट्रोल करते हैं। तो टाइम लगता है, मतलब कि ये बोर्ड बनाने में ही दिमाग खराब। बेसिकली जो लोग ढंग से मॉसफेट से सर्ज कर निकाल सकते हैं कि भैया ये झटका दो और झटका निकाल लो, वो लोग इसको आंख मूंद करे बना सकते हैं। और मैं क्लियर कर देना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी आदम ज़माने की है, लाइक 1970 की है। अब जाके ये ऐसा हो गया कि अरे हम घर में क्यों नहीं बना लेते हैं। वो अब सबको समझ आ रहा है कि ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, आपको सही मॉसफेट चुनना होगा, सही पावर रजिस्टर चुनना होगा, लेकिन जब तक आप मॉसफेट को ठीक से ड्राइव कर सकते हैं, कर सकते हो, उतना फचांग नहीं, मुश्किल नहीं है। हाँ, चूंकि हाई फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, EMI इमिशन पे थोड़ा ध्यान देना होगा। तो कंस्ट्रक्शन समझना बहुत जरूरी है कि ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप 3D प्रिंटर तक पहुंच गए हैं, बस आपको ये पावर सप्लाई का और CNC मैकेनिज्म का इंटीग्रेशन सुधारना है, और बाकी कुछ है नहीं इसमें।
तो अब बात करते हैं कितने तरह के ये बनते हैं। तो ये दो मेन क्लासिफिकेशन होता है ईडीएम का। ईडीएम पे सबसे पहले आता है जो, क्योंकि बोला सिर्फ टूल इरोड होता है, तो आपको यहाँ पे ब्रास वायर कंज्यूम होता है और थिन ब्रास ट्यूब कंज्यूम होता है। यानी कि कई बार जब आपको ड्रिल करना है तो बहुत पतला लोग ड्रिल चाहते हैं, ठीक है, ताकि मतलब मटेरियल कम वेस्ट हो। और ये एक दूसरा बात होता है ईडीएम का, जो आप जैसे मान लीजिए किसी से स्टार कट करके निकाल दिया, ठीक है, वो स्टार क्या हुआ, सीएनसी रहता है तो वो सबको चिप में बदल देता है। यहाँ पे वो एक ब्लॉक निकलता है। यानी कि अगर आप ईडीएम का पूरा प्लांट चला रहे हैं, जो कचरा निकलेगा, जो मतलब रिजेक्ट मटेरियल है, वो ज़्यादा अफेक्टिवली रिसाइकिल होता है। क्यों? क्योंकि कितना एरिया में ऑक्सीडेशन हुआ है, कितना एरिया में लॉस हुए हैं, वो बहुत कम रहता है। मतलब फैंसी मटेरियल आया, थोड़ा ही वेस्ट हुआ। सीएनसी में बहुत, मतलब सारे चिप, तो जितना चिप आप बना रहे हो उसमें ऑक्सीडेशन का लेयर बनेगा, तो इसीलिए इसका रिकवरी भी बहुत अच्छा रहता है। तो टूल सस्ता है, ब्रास वायर है, ज़्यादा कुछ फचांग नहीं है, और थिन ब्रास ट्यूब इस्तेमाल होता है ड्रिलिंग के लिए। अब यहाँ पे समझिए, इसको दो कैटेगरी में आपको बोला जाएगा ड्रिल। उसको कुछ लोग बोलते हैं सिंकर, कुछ लोग उसको डाई बोलते हैं। क्योंकि मतलब जैसे मान लिया आपको डाई बनाना है, दूसरा डाई आप लीजिएगा, नेगेटिव उसका लीजिएगा, और उसको ग्राफाइट से बनाया जा सकता है। उसको धड़ाक से आप धंसाने लगिएगा मटीरियल पर, लोग करते हैं, वो करते हैं। और बेसिकली वायर नहीं है, आप ये समझिए, एक तो ईडीएम वायर होता है और एक तो नॉन वायर होता है। नॉन वायर है आपको, उसको चाहे कोई ड्रिल कहे, जिसमें आपका ब्रास ट्यूब है, उसमें से पानी, और ब्रास ट्यूब बहुत छोटा है, मतलब आपका इंजेक्शन जो लगता है उससे भी छोटा हो सकता है। लेकिन उसमें हाई प्रेशर पानी डालना पड़ता है, नहीं तो हवा से ही मुड़ जाएगा वो। पानी का दो तीन काम हो जाए, पहला तो उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है, रिजिडिटी बना देता है, और फिर ये मतलब ठंडा भी करता रहता है और फ्लशिंग करता रहता है। तो इसीलिए हाई प्रेशर, मतलब जो प्रेशर वॉशर आता है उसका पानी चाहिए, बहुत हाई प्रेशर, मतलब बार्स में बात करें, पीएसआई में नहीं, बार्स में हो रहा है। और फिर आपका कस्टम शेप बना दिया, जैसे आपको हेक्स की किसी चीज़ में एडिट करना है, जो कि वो हेक्सागोन है, कैसे बनेगा, तो हेक्सागोन शेप लेके आप बना सकते हैं। तो वो आपका मशीनिंग टास्क के हिसाब से बनाया जाता है। फिर आपका हो गया वायर ईडीएम। वायर ईडीएम को समझने के लिए आप समझिए जैसे लेज़र 2D कटिंग करता है, एग्जैक्टली वही है। हाँ, वायर में बस होता है कि आप नीचे वाले को घुमा सकते हैं, यानी कि वो 2.5D होता है। जैसे कि आप वाटर जेट कटर में देखेंगे या लेज़र में भी, कि लेज़र का हेड टिल्ट कर दिया तो वो स्लोप बनाता है। सेम वायर में भी कर सकते हैं, यानी कि नीचे का वायर को ऐसे ऐसे आप घुमा के कर सकते हैं। तो उसको कहा जाएगा 2.5D किनेमैटिक्स हो जाता है। 2D आपका नॉर्मल वायर ईडीएम है, और 2.5D जहाँ पे वो नीचे वाले एरिया को घुमा के स्लोप, कोन्स, ये सब बनाने के लिए। शेप चार्ज जो कि बूम प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है, उसके लिए वायर ईडीएम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, उसी से काट के निकाला जाता है। तो वो 2.5D वाला आपका आ गया है। बेसिकली आप समझिए जैसे फोम में आप हॉट वायर से काट रहे हैं, वैसे ही वायर में अब आप जो करना है कीजिए, ढिंकी चिक्का करना है कीजिए। और फिर काफ़ी होगा, नहीं मान लीजिए कुछ शेप थोड़ा और फंसाएंगे तो उसमें आप रोटरी एक्सेस डाल सकते हैं, यानी जो टब है उसमें आप रोटरी एक्सेस डालिए। वो फिर आपको, जैसे हेक्सागोन की काट रहे थे, मैंने नीचे वीडियो दे दिया है, तो इसको लिए एक प्रोफाइल काटे, फिर उसको रोटेट किया, फिर दूसरा काट दिया। तो ये भी आप कर सकते हैं, मतलब लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ या तो 2D हो, 2.5D हो, आप लेथ जैसा प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं। इस पर आप पे लिमिट है, मैं एकदम क्लियर करता हूँ। ईडीएम से शायद ही कोई चीज़ है जो नहीं बनता है, और ईडीएम से वो चीज़ बनाया जाता है जिसके भरोसे बाकी चीज़ बनता है। यानी कि आप बोलोगे कि हमको प्लास्टिक का इंजेक्शन मोल्ड बनाना है, वो किससे बनता है? ईडीएम से। तो वही समझिए कि सिंकर होगा उसको बना देगा, ये टूलिंग यही बनाता है बेसिकली। तो यही दो टाइप का आ गया है, नॉन वायर, वायर। नॉन वायर को ड्रिल समझ लीजिए, वो काफ़ी लोग बनाते हैं। फिर आपका सिंकर हो गया, डाई हो गया, ये सारे आजकल उसमें आते हैं। और फिर आपका हॉट वायर आ गया जो कर रहा है, या कुछ कुछ बहुत एडवांस मशीन में हम देखें जिस पे डिफेंस कंपनी नज़र रखती है, मतलब कि सरकार नज़र रखती है, भैया ये सब मशीन कौन खरीद रहा है क्योंकि उसका इस्तेमाल करके आप कुछ भी बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा होता है ना कि न्यूक्लियर मटेरियल कंडक्टिव, ये मतलब कंडक्टिव होता है बहुत सारे, तो उस पर कोई और मशीनिंग काम नहीं कर सकता है। वही ईडीएम बोलता है हम तो संभाल लेंगे सर, क्या टेंशन है। तो लोग थोड़ा ध्यान देते हैं कि सर ईडीएम कुछ ज़्यादा अच्छा ईडीएम कहाँ जा रहा है, ध्यान देना पड़ता है। अब बात करते हैं डीआईवाई का। तो यहाँ समझिए सबसे इसमें मेन वही था कि टेक्नोलॉजी रेडी हो गई थी, बस इंटरेस्ट नहीं था पब्लिक का, और इलेक्ट्रॉनिक्स रेडी नहीं थी। मतलब कि आज आप और हम बात करते हैं कि अरे भैया पीसीबी बना लो, ऑर्डर कर देंगे, आ जाएगा। मैं खुद कर चुका हूँ, आई थिंक मेरा तीसरा पीसीबी हो चुका है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि आराम से आप आजकल ये कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बात यह है कि जैसे मान लिया आप सीरियस कुछ काम करना चाहते हैं, ऑब्वियसली प्लास्टिक वाले पार्ट से आप आगे बढ़ना चाहोगे, जैसे ये मान लिया आप ले, तो इससे आगे बढ़ना चाहोगे। ये इकलौता मशीन है जो एक जंप में ये कर सकता है। जैसे 3D प्रिंटर से लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम एक बढ़िया 3D प्रिंटर बनाओ या किसी तरह से रोग आके 3D प्रिंटर से एक ये बनाओ, क्या बोलते हैं आपका CNC बनाओ, जो कितना स्ट्रांग हो कि उससे एल्युमिनियम काट सके। फिर एल्युमिनियम से जोड़ के आप एक साथ CNC बनाओ जो स्टील काट सके। ऐसे ऐसे करके आप ऊपर जाते हैं। ईडीएम एक शॉट में कट देगा,
मतलब कि आपने जो प्लास्टिक में सेम मतलब क्योंकि रिजिडिटी होनी चाहिए, कोई भी मोटर मूव कर रहा है भले वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, प्लास्टिक में तब भी स्क्विश रहेगा, राइट। आप मोटर से एक्स वाई एक्सिस मूव जो करा रहे हैं वो तो एक्शन इक्वल्स रिएक्शन करेगा ना, वो स्क्विश करेगा। और आपका प्रिसीजन डिपेंड करता है सबसे लुचपुच पार्ट क्या है। लुचपुच नहीं है तो स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और मान लीजिए एक्यूरेसी नहीं भी आता, जैसे कुछ लोगों का कि सर हमने स्पिंडल डाला, स्पिंडल ऑफसेट है, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ईडीएम में आप आराम से जाके चेक कर सकते हैं, इसको प्रोब कर लीजिए, कॉम्पनसेशन बनेगा, कॉम्पनसेशन घुमा लीजिए। तो एक जंप में आप कर सकते हैं, सर मैंने प्लास्टिक वाला लिया था और इससे मैंने हार्डन्ड स्टील पे हडिप्पा मार दिया, हार्डन्ड स्टील पे जो इतना रिजिड ऑब्जेक्ट बनाएगा, सर इस टेंशन ही नहीं लेना है। सर हम आपको ये क्या बोलते हैं, एंटी टैंक बूम मिसाइल के लिए जो शेप चार्ज काटना होता है हम काट देंगे, एक शॉट में आप कर लीजिएगा, प्लास्टिक से हार्डन्ड स्टील हो गया। ये बहुत बड़ा जंप है कि आप प्लास्टिक से सीधे हार्डन्ड स्टील पे काम कर रहे हैं, और हार्डन्ड स्टील आपको इतनी रिजिडिटी दे देगा कि बाकी सारा चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना है। तो वही, और इसका मोशन स्टेज कितना महंगा पड़ा, बोल रहे हैं लोग एंडर 3 में बना दे रहे हैं, मतलब एंडर 3 है उसमें आपको बस ये क्लाइम दे, हाँ ऑब्वियसली इसका वर्क स्पेस लिमिटेड है, कितना ये फ्लेक्सिबिलिटी दे पाएगा वो सब लिमिटेड है, मैं एकदम क्लियर, ऐसा नहीं कि उड़ते रहिए। और मैं क्लियर करता हूँ उसका लिमिट नहीं है, लिमिट है वो पावर सप्लाई का। पावर सप्लाई बोलता है सर बच्चे की जान लोगे क्या, पावर सप्लाई में ही धांधली है वो आपका। अगर आप अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ओपन सोर्स आ गया बाय द वे। आप चाहें तो आपको पावर सप्लाई का ओपन सोर्स डिज़ाइन मिल जाए जिसको लेके आप और रिफाइन कीजिए या सीधे खरीद लीजिए, वो अवेलेबल है। और जो खपत होगा, जो कि एक बहुत चीज़ समझना होता है कि इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ खपत होता है, जैसे कि आप सीएनसी लेंगे, आप सोचेंगे अरे हम तो सीएनसी करते हैं, हम हर कोई बच्चा यही सोचता है कि अरे हम सीएनसी लेंगे, सीएनसी करेंगे। जो सीएनसी ऑपरेटर है, अच्छा कितना वो खरीद कर रखे हो एंड मिल, और देखते ना पूरा एक ट्रे रखना पड़ता है एंड मिल का, अब भैया ये टूटा चलो इसको दूसरा लगाओ, ये टूटा फिर से तीसरा लगाओ, खपत होता है। यहाँ पे जो खपत हो रहा है, यहाँ पे भी आपका पानी खूब खपेगा, और या तो आप बार बार फ्रेश डिस्टिल वाटर डालिए या तो फिल्ट्रेशन कीजिए, खपत होगा। और फिर ब्रास जो है वो वायर ख़त्म होता है, ठीक है, वो तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। और ट्यूब जो है वो सब कंज्यूमर, लेकिन बोले 500 रुपये में इंडिया में मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे समझिए ये इंपॉर्टेंट स्टफ पे काम कर सकता है, यानी कि आपको सर मेरे को जेट इंजन बनाना, ऑब्वियसली वो प्लास्टिक से नहीं बनेगा, ये बना लेगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आप बोलोगे सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बनाना है, वो फोर्जिंग है का टास्क है, वो आपको फचांग करना, हाँ उसके लिए जितने मोल्ड चाहिए ये बना देगा, मेटल में बना देगा, बहुत सारा चीज़ कर लेगा, तो है। तो ये बहुत बड़ा जंप है, जो मतलब कि जो लोग समझदार लोग हैं इस पे कूदेंगे, इससे एक जप्पा मारेंगे, टडा मेटल में आ गए, अब सर आप टेंशन मत लीजिए। और छोटा छोटा प्रिसाइज चीज़ बनाना है, जैसे गियर बॉक्स बनाना है, ईडीएम बहुत आराम से आपको बनाने दे देगा। जैसे ड्रिल सब में छोटा गियर बॉक्स बनता है, जान निकल जाएगा सीएनसी वाला ऐसे बनवाने चाहिएगा, ईडीएम वाला बोलेगा सर काहे सिर खा रहे हो, लो हम भी बनवाए थे एक बार गियर, मेटल गियर। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक बहुत बड़ा जंप आने वाला है मार्केट में। जो लोग समझ गए ईडीएम की कैपेसिटी, सबका वही होता है कि अरे ठीक है 3D प्रिंट कर लिया लेकिन मेटल छू नहीं पा रहे, और हर कोई लेज़र खरीद नहीं सकता, वो 10-20 लाख का आता है, ये 2 से 3 लाख में निपटा दे रहे हैं। तो और वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आपके पास जिगर है और इलेक्ट्रॉनिक समझने का बहुत है, क्योंकि वो पावर सप्लाई फचांग है, पावर सप्लाई आप संभाल ले सकते हो, बाकी सारा चीज़ सॉर्टेड है। तो काफ़ी बड़ा जंप होने वाला है। जो कॉलेज, इंस्टीट्यूट और मेकर स्पेस इसको ढंग से हैंडल कर लिया, सारा चीज़ इसी से बनता है, टेंशन ही नहीं रहा। सर ये हार्डन्ड स्टील है, या ग्राइंडर लेके गए कीजिए या ईडीएम में डालिए, तो ये बहुत बड़ा जंप आ रहा है होम स्पेस में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, आपका ईडीएम में जो डीआईवाई का सोर्स बन रहा है, जो सीन बन रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लेकर, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, फ्री हैं तो आपने वीडियो देखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।